हेलो स्टूडेंट्स, फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास ऑफ पवन में। और मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। यहाँ पे है हमारा वीडियो जो कि है कक्षा 8वीं का दूसरा अध्याय, जिसका नाम है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। तो हम जानते हैं कि जो हम कपड़े पहनते हैं वो प्राकृतिक या कृत्रिम स्रोतों से प्राप्त रेशों से क्या किया जाता है, बनाया जाता है। रेशों का उपयोग विविध प्रकार की घरेलू वस्तुओं के निर्माण के लिए भी किया जाता है। रेशों से बनी वस्तुओं की सूची बनाइए और उन्हें प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों से बनी वस्तुओं में क्या कीजिए, वर्गीकृत कर लीजिए। यहाँ पे देख कर जैसे कि एक उदाहरण दिया गया है बोरा, जो कि होता है प्राकृतिक रेशे से बनाया गया है। तो आपने देखा होगा कि कुछ वस्तुएं प्राकृतिक रेशों से, कुछ कृत्रिम रेशों से बनती है। तो कृत्रिम रेशे मनुष्य द्वारा विभिन्न रासायनिक पदार्थों से बनाए जाते हैं, इसलिए इन्हें कृत्रिम या फिर संश्लेषित या फिर मानव निर्मित रेशे कहते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है दोस्तों। यही जस्ट इस टॉपिक के खत्म होने के बाद इसका क्वेश्चन दिया गया है, तो आप लिख सकते हो। साथ ही साथ उदाहरण दे दीजिएगा। रेयॉन, नायलॉन, डेक्रॉन, टेरेलिन, डरवन, ये सब क्या है, संश्लेषित रेशे है जो मनुष्य के द्वारा रासायनिक अभिक्रियाओं के द्वारा बनाया गया है विभिन्न रासायनिक पदार्थों से। तो संश्लेषित रेशों से बने वस्त्र अत्यधिक टिकाऊ होती है, इनमें सिकुड़न नहीं आती, ये जल्दी सूख जाते हैं, इस्त्री करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अधिकतर हम इसी का यूज़ करते हैं। तो आपने विशेष अवसरों पर लोगों को जरी लगे वस्त्र पहनने देखा होगा। जरी तांबे के तार पर सोने या चांदी की परत चढ़ाकर क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये बहुत ही महंगा होता है। तो संश्लेषित रेशे क्या हैं? आपने जैसे कि मोतियों की माला देखी होगी। जिस प्रकार माला में धागे से जुड़े मनकों के कारण उसकी बनावट सी दिखाई देती है, यानी कि एक जैसा उसका बनावट दिखाई देगा। यहाँ जैसे कि चित्र पे यहाँ पे दिख रहा है, संश्लेषित रेशों के समान छोटी छोटी इकाइयों के समान, ठीक है। तो यहाँ पे आप एक माला, मोतियों की माला तो आप जानते ही होंगे, बिल्कुल उसी की जैसी एक संरचना होती है, इसे कह सकते हैं। ऐसे ही संश्लेषित रेशे भी छोटी छोटी इकाइयों को जोड़कर बनाई गई क्या है, एक श्रृंखला है, जिसकी प्रत्येक छोटी इकाई एक रासायनिक पदार्थ है। इस प्रकार छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी इकाई बनाती है, जिसे बहुलक या फिर पॉलीमर कहते हैं। और इसके बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे कि बहुलक प्रकृति में पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए कपास एक बहुलक है जो सेलुलोज कहलाता है। सेलुलोज की बड़ी संख्या में ग्लूकोज इकाइयों से क्या करता है, बनता है। रबड़, रेशम, लकड़ी आदि भी बहुलक है। इसी प्रकार मनुष्य द्वारा कारखानों में बनाए गए प्लास्टिक पाइप, बोतलें, बाल्टियाँ, ये भी क्या है, बहुलक से बनते हैं। जबकि जो मैंने पहला उदाहरण बताया वो है प्राकृतिक और ये है आपका कृत्रिम। तो संश्लेषित रेशों के प्रकार क्या क्या प्रकार, जैसे मैं उदाहरण बताया था वहाँ पर रेयॉन, नायलॉन, तो उसी को जानना है। तो रेयॉन पहला चीज़, रेशम की कीट से प्राप्त किया जाता है रेशम, ठीक है। इससे बने कपड़े की बनावट बहुत ही सुंदर होता है। और रेशम की कीट से अगर रेशम को प्राप्त करना है तो ये बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, इसी वजह से क्या होता है, ये महंगा होता है। लेकिन बनावट इसकी बहुत ही सुंदर होती है, इसलिए रेशम को कृत्रिम रूप से बनाने के प्रयास किए गए। और 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिकों ने रेशम के समान गुण दिखाने वाले एक रेशे को प्राप्त करने में सफलता पाई, जिसे बोलते हैं रेयॉन या फिर कृत्रिम रेशम। यह काष्ठ लुगदी के रासायनिक उपचार से प्राप्त मानव निर्मित रेशा है, जो रेशम से सस्ता होता है। रेयॉन में कपास मिलाकर, चादरें, ऊन मिलाकर गलीचे बनाए जाते हैं। नायलॉन, यह भी मानव निर्मित ही रेशा है। इससे बनाने में किसी प्राकृतिक कच्चे माल यानी कि पौधे, जंतु से प्राप्त का उपयोग नहीं किया जाता, यह मानव निर्मित है। अतः यह प्रथम पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा था। यह मजबूत, हल्का, प्रत्यास्थ, चमकीला रेशा है जो धुलाई में आसान होने के कारण कपड़ों के निर्माण में अत्यधिक प्रचलित है। इसकी मजबूती के कारण पैरासूट, रस्सी के मोजे, ब्रश, पर्दे आदि बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। फिर उसके बाद है पॉलीएस्टर, एस्टर का जुड़ी हुई लंबी श्रृंखला। एस्टर क्या होता है दोस्तों, आप जानोगे इसको 12th में, 11th-12th में एस्टर होता क्या है। अभी तो आप बस इसका नाम ही जानो, एस्टर की बहुत सारी लंबी संरचना ही पॉलीएस्टर कहलाती है। यह भी एक संश्लेषित रेशा ही होता है। इस रेशे से कपड़ों की सिलवटें नहीं आती, ये सरलता से धुल जाते हैं। टेरिलिन एक लोकप्रिय पॉलीएस्टर है, इसमें बहुत महीन रेशे खींचे जाते हैं। इसी प्रकार पीईटी एक पॉलीएस्टर है, पेट बोलते हैं जिसको। इसका उपयोग बोतलें, बर्तन, फिल्म, तार, अन्य उपयोगी सामग्री बनाने में किया जाता है। तो पॉलीएस्टर, पॉली और एस्टर वास्तव में एक रसायन एस्टर की इकाइयों की पुनरावृत्ति से बना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, बनता है। अर्थात पॉलीएस्टर एस्टर का क्या है, बहुलक है।
इससे बने कपड़े पॉलीकॉट, पॉलीवुड, टेरिकॉट आदि नामों से बेचे जाते हैं, जिसमें टेरिकॉट फेमस है। हम अपने दैनिक जीवन में टेरिकॉट कपड़े का ही उपयोग करते हैं। पॉलीकॉट पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण है, जबकि पॉलीवुड पॉलीएस्टर और ऊन का मिश्रण है। इसके बाद है एक्रेलिक। हम सर्दियों में स्वेटर, शाल, कंबल आदि का उपयोग करते हैं। इनमें से कुछ का प्राकृतिक ऊन से नहीं वरन संश्लेषित रेशों से बनते हैं। ये एक्रेलिक कहलाता है। इससे बने वस्त्र अपेक्षाकृत सस्ते होते हैं। संश्लेषित रेशे अत्यधिक टिकाऊ और पहुँच के भीतर होने के कारण अधिक लोकप्रिय होते हैं। फिर उसके बाद है संश्लेषित रेशों के गुणधर्म। इसके गुणधर्म क्या क्या होते हैं? तो आपने प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों को जलाकर देखने वाला क्रियाकलाप जरूर किया होगा। तो कृत्रिम रेशे जो है क्या है? कृत्रिम रेशे गर्म करने पर आसानी से पिघल जाता है। इसका हानिकारक गुण है, कपड़ों पे आग लग जाती है तो ये पिघलकर पहनने वाले व्यक्ति के शरीर से चिपक जाता है, जिसे निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। फिर उसके बाद है समान आकार, समान मोटाई और कपड़े के दो क्या कर लीजिए टुकड़े ले लीजिए, उन्हें पानी में डुबाइए। लेकिन वो दोनों कपड़े के टुकड़ा एक प्राकृतिक होना चाहिए और एक संश्लेषित होना चाहिए। एक क्रियाकलाप है दोस्तों। तो दो अलग अलग कपड़े लीजिए, एक प्राकृतिक होना चाहिए और एक संश्लेषित होना चाहिए। दोनों को पानी से डुबाकर बाहर निकालिए। पानी का अवलोकन करके देखिए कि वो कपड़ा कितना पानी सूखा है। फिर उसके बाद दोनों को धूप में रख के चेक करिए कि क्या कौन सा कपड़ा जल्दी सूख जाता है। तो प्राकृतिक रेशा जो है वो ज़्यादा पानी सोखता है, इसलिए वो लेट से सूखता है, जबकि कृत्रिम रेशा जो है वो कम पानी सोखता है और बहुत ही जल्दी सूख जाता है। तो इसके बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन हैं। कुछ रेशे संश्लेषित रेशे क्यों कहलाते हैं? रसोई घर में काम करते समय संश्लेषित रेशों के कपड़े नहीं पहनने चाहिए। क्यों? तो इसकी बहुत क्वेश्चंस मैंने बता दिया है, आप लिख सकते हो और मैंने टिक भी लगा दिया है कि इस क्वेश्चन का आंसर। इसके बाद है दोस्तों प्लास्टिक। आप जानते हैं हम प्लास्टिक क्या है? संश्लेषित रेशे पढ़ लिया, उसके अंतर्गत हमने बहुलक भी पढ़ लिए। अब जानते हैं प्लास्टिक। तो आपने देखा होगा कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक से बनी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं। अधिकतर बहुत सारी चीज़ों का उपयोग करें, जैसे कि पेन, ये भी प्लास्टिक का ही बना होता है। अब प्लास्टिक के बारे में और अधिक जानते हैं। तो प्लास्टिक संश्लेषित रेशों की तरह ही प्लास्टिक भी एक बहुलक है। सभी तरह के प्लास्टिक में उनकी इकाइयों की व्यवस्था भी रेशों की तरह एक प्रकार नहीं होती है। ये रेखीय भी हो सकते हैं और तिर्यकबंध हो सकते हैं। प्लास्टिक की वस्तुएं अलग अलग आकारों और साइज में मिलती है, क्योंकि प्लास्टिक को आसानी से सांचे में ढालकर कोई भी आकार दिया जा सकता है। प्लास्टिक को पुनः चक्रण भी किया जा सकता है। इन्हें अलग अलग रंगों में पिघलाया जा सकता है। अलग अलग तरीक़ों से पिघलाकर इन्हें बेलकर चादरों में बदला जा सकता है। इनकी तारें भी बनाई जा सकती है, इसलिए इसके इतने प्रकार के उपयोग हैं। तो पॉलीथीन, पॉलीएथीन, एथीन एक समूह होता है। एल्कीन, एल्काइन, एल्काइन, एल्केन, एल्किन, एल्काइन में एल्किन का समूह होता है एथीन। तो वही उसी का जो क्या है, एक लंबी श्रृंखला होती है जो कि कहलाता है पॉलीथीन। तो पॉलीथीन से बनी थैलियों का ही उपयोग क्या करते हैं? थैलियाँ बनाने में हम उसका उपयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ वस्तुएं गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाती हैं और विकृत हो जाती हैं। ऐसा प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक कहलाता है। इसके उदाहरण हैं पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसका उपयोग खिलौने, कंघी, बर्तन आदि बनाने में होता है। कुछ ऐसे प्लास्टिक होती है जो एक बार सांचे में ढाल दिया जाए तो गर्म करने पर भी नरम नहीं किया जा सकता। ये है प्लास्टिक थर्मोसेटिक प्लास्टिक। तो उदाहरण के लिए बैकेलाइट, मेलामाइन ये है। तो बैकेलाइट ऊष्मा और विद्युत का कुचालक होता है, इसलिए बिजली के स्विच, बर्तनों के हत्थे आदि बनाने में इनका उपयोग होता है। मेलामाइन एक बहुत उपयोगी पदार्थ है, यह आग प्रतिरोधक है। प्लास्टिक की अपेक्षा ऊष्मा को सहने की क्षमता रखता है। इसका उपयोग फर्श की टाइलें, रसोई के बर्तन, अग्नि प्रतिरोधक कपड़े बनाने में किया जा सकता है। फायर ब्रिगेड वाले इसका उपयोग कर सकते हैं, ना कहने के बजाय करते हैं, ऐसा बोल सकते हैं। इनका उपयोग होता है क्योंकि। तो टेफ्लॉन एक विशिष्ट प्लास्टिक है जिस पर तेल और जल नहीं चिपकता है, इसलिए भोजन बनाने वाले पात्रों पे इसकी एक परत लगाई जाती है। प्लास्टिक के जो पात्र होते हैं तो परत लगा देते हैं टेफ्लॉन का, जिससे बर्तन में खाना, तेल और जल क्या होता है? नहीं चिपकता है। प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण। तो प्लास्टिक का उपयोग हम जूते, चप्पल से लेकर फर्नीचर बनाने तक के लिए करते हैं। खाने की चीज़ें रखने के लिए प्लास्टिक से बने पात्रों का उपयोग करते हैं। सोचिए इतना अत्यधिक उपयोग क्यों? तो आइए जानते हैं कि प्लास्टिक के अभिलाक्षणिक गुण क्या क्या हैं। तो इसमें बोला है का प्लास्टिक अनअभिक्रियाशील है। प्लास्टिक जलवायु से अभिक्रिया नहीं करता, इनका संचरण आसानी से नहीं होता, इसलिए इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के पदार्थों और रसायनों
को रखने में किया जाता है। प्लास्टिक हल्का और मजबूत होता है। प्लास्टिक वजन में अन्य वस्तुओं से हल्का होता है, अन्य चीज़ों से, इसलिए इससे बनी वस्तुओं का भार और कीमत कम, सामर्थ्य अधिक, अत्यधिक दिन तक चलता है। ये उपयोग में आसानी से धातुओं की अपेक्षा हल्के होने के कारण इसका उपयोग वायुयान और अंतरिक्ष यानों में भी होता है। प्लास्टिक कुचालक होता है ऊष्मा और विद्युत का, इसलिए इसका उपयोग खाना बनाने के बर्तनों के हत्थे और बिजली के तार के कवर बनाने में किया जाता है। बिजली का जो तार आता है जो नॉर्मली हम लोग घर में यूज़ करते हैं, तो उसका जो कवर होता है यानी कि वो जो होता है वो प्लास्टिक का होता है, आपने देखा होगा। प्लास्टिक और पर्यावरण, तो प्लास्टिक के पर्यावरण में बहुत सारे हानिकारक प्रभाव हुए हैं। आप जानते हैं कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक की अनेक चीज़ों, थैलियों आदि का उपयोग हुआ है, जिससे हमारे घरों में प्लास्टिक का कचरा इकट्ठा हो जाता है, जो घरों से निकलकर सार्वजनिक कूड़ेदानों में, नलों में, सड़कों में के किनारों, मैदानों में इकट्ठा हो जाता है। और प्लास्टिक का निस्तारीकरण क्या हो गया है, एक प्रमुख समस्या बन गई है। इसका एक ही उपयोग है कि हमको इसका पुनर्चक्रण किया जाना चाहिए। तो आपने कक्षा 6 में निम्नीकरणीय और अनिम्नीकरणीय के बारे में पढ़ा होगा। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों आदि के द्वारा क्रिया से क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है, जैव निम्नीकरण कहलाते हैं। वे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रियाओं के द्वारा सरलता से अपघटित नहीं होता है वो जैव अनिम्नीकरणीय कहलाता है। प्लास्टिक को अपघटित होने में कई वर्ष लग जाते हैं, इसलिए यह पर्यावरण प्रदूषण का कारण बन गया है। यदि इसे जलाया जाता है तब यह भारी मात्रा में विषैले धुएं को उत्सर्जित करता है, जिससे पर्यावरण बहुत ही ज़्यादा प्रदूषित हो जाता है और हमें सांस लेने में बहुत ही परेशानी होती है। तो सोचिए कि इसकी समस्या का समाधान हम कैसे करें। तो कुछ शहरों और नगरों में ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ कचरे को एकत्र करने के 2 अलग अलग कूड़ेदान प्रदान करती है। प्रायः एक रंग नीले और दूसरा हरे रंग का होता है। तो नीले कूड़ेदान का उपयोग हम इसलिए करते हैं, यानी कि नीले कूड़ेदान का उपयोग किए जा सकने वाले पदार्थ को हम क्या कर देते हैं, डाल देते हैं, जैसे कि प्लास्टिक, धातुएं, कांच। वे पदार्थ जो कूड़े में अपघटित नहीं होते हैं उन्हें निम्नीकरणीय या नॉन बायोडिग्रेडेबल कहते हैं, जिसे हम नीले कूड़ेदान में डालते हैं। हरे रंग के कूड़ेदान में रसोई घर से जो बचे हुए खाने, पादप वगैरह, फलों के छिलके, सब्जियों के छिलके, जंतु अपशिष्ट, इन सबको क्या करते हैं, वहाँ पे डालते हैं और ये क्या हो जाता है, अपघटित हो जाता है। इन्हें मिट्टी पे दबाने पर ये पूर्णतः अपघटित होकर एक खाद का भी निर्माण करता है, जिसे बोलते हैं हम जैव निम्नीकरणीय या बायोडिग्रेडेबल। तो कुछ उपाय ये हो सकते हैं, यथासंभव कपास, जूट की बनी थैलियों का उपयोग करके प्लास्टिक के उपयोग से बचिए। अपशिष्ट को जैव निम्नीकरणीय या जैव अनिम्नीकरणीय में अलग कर निस्तारण करें। प्लास्टिक और अपशिष्ट को पुनः चक्रित किया जा सकता है। 4R सिद्धांत को याद रखिए। तो प्लास्टिक का उपयोग करके भी आप कचरे को क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। जैसे कि उपयोग कम करिए, रेड्यूस, पुनः उपयोग करिए, रीयूज, पुनः चक्रित कीजिए, रिसाइकल, पुनः प्राप्ति कीजिए, रिकवर। यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिकवर, यानी कि 4R सिद्धांत इसी को कहते हैं। स्वयं में पर्यावरण के हित हेतु आदतें विकसित कीजिए, तभी हम पर्यावरण में इस प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण को क्या कर सकते हैं, हम कम कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन हैं, जैसे थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में अंतर, तो ये मैंने बता दिया है पीछे, पेज नंबर 13 में है दोनों क्वेश्चन। प्लास्टिक प्रदूषण के पर्यावरण प्रदूषण का कारण है, 2 उदाहरण लिखे। तो यहाँ पे देखिए जो पेज नंबर 14 में ही है, मैंने बता दिया है। साथ ही साथ हमने सीखा को आसानी से आप पढ़ेंगे अगर, तो आपको आसानी से क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर इसी में होते हैं। फिर देखिए दोस्तों, सही विकल्प चुनकर लिखिए। संश्लेषित रेशे हैं रासायनिक पदार्थों से निर्मित रेशे। कंघियाँ बनाने में उपयुक्त प्लास्टिक है थर्मोप्लास्टिक। आग बुझाने के लिए कर्मचारियों के वस्त्र बनते हैं मेलामाइन प्लास्टिक से, मैंने बताया था। कृत्रिम रेशम है रियाम जेव, जो कि सेम रेशम के जैसा ही गुण रखता है। पीईटी एक पॉलिएस्टर है। रेयॉन, यहाँ पे देखिए हमको सही मिलान करना है, तो रेयॉन जो है वो कास्ट लुगदी का उपयोग करके ही बनाया गया है। नायलॉन पैराशूट और रस्सी बनाने में उपयोग किया जाता है। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर आसानी से मुड़ जाता है। पॉलिएस्टर कपड़ों में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती अगर पॉलिएस्टर से बना कपड़ा पहने हम तो। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऊष्मा देकर इसको गर्म नहीं किया जा सकता। इसके साथ है दोस्तों और कुछ क्वेश्चन, जैसे कि नायलॉन से निर्मित ऐसे 3 वस्तुओं के नाम लिखे जो नायलॉन रेशे की प्रबलता दर्शाती है, जैसे कि पैराशूट, रस्सी, मोजे। खाद्य पदार्थों को रखने के लिए पीईटी से बने पात्रों का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसमें जो पीईटी से बने पात्र को इसलिए रखा जाता है रखने के लिए क्योंकि वो चिपकता नहीं है। उसमें पेज नंबर 13 में है, आप लिख लीजिएगा इसका आंसर।
और क्वेश्चन नंबर 5 मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वनों के संरक्षण में सहायक है, समझाइए। अब अपने से सोचिए कि अगर संश्लेषित रेशे मानव बनाएं तो पर्यावरण में क्यों ये सहायक है, पर्यावरण में सहायक क्यों है, इसके बारे में आप सोचिए और इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके भी बता सकते हैं। अगर आपको इसके आंसर ना मिले तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं अगले वीडियो में इसके आंसर आपको बता दूंगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आप क्लास 8 तक के हैं तो अपने जितने दोस्त हैं उन तक शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए। धन्यवाद।